नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत खास है क्योंकि हर एस्पिरेंट को लगता है कि यार उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये पता चले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम जो घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ये काफी है कि नहीं। क्योंकि कुछ टॉपर तो ये कहते हैं कि हमको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ 14 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं, वहीं कुछ ये भी कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ आवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना क्वालिटेटिवली आप पढ़ रहे हो इससे फर्क पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ आवर्स से? नहीं दोस्तों, इन तमाम चीजों पर कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका डिसीजन हम कैसे लें, हम अपने टाइम को और प्रोडक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत खास है क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने जा रही है। आप ये समझ पाएंगे कि आपके टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो काफी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक खास अनाउंसमेंट आई है सबके द्वारा। हम 1 अप्रैल से अपना अचीवर्स बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बैच में हम कुछ चुनिंदा बच्चों के संग काम करेंगे ताकि फाउंडेशन में पहले ही अटेम्प्ट में आपको रिजल्ट लाया जा सके। और दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी में कोई परेशानी आ रही है, कोई भी डाउट है, मुझसे बात करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करिए। टीम आपको मुझसे कनेक्ट करवाएगी और आप और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसके पीछे हमें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझ लेनी है वो ये है कि जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये टाइम का यूनिट है। हम टाइम को इससे मेजर करते हैं कि हमारा टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है। ये कोई सक्सेस का मैट्रिक नहीं है, सक्सेस की यूनिट नहीं है कि इतने घंटे एफर्ट डालने के बाद हमको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाली सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि आप बोल पाए कि अगर सचिन तेंदुलकर ने इतने घंटे नेट प्रैक्टिस करी तो उसको इतनी सेंचुरी बन जाएंगी, या इंडिया की टीम ने अगर इतने घंटे नेट प्रैक्टिस करी तो उसको वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे दिमाग में क्लियर रखें कि ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये आपके एफर्ट्स को ट्रैक करने के लिए हैं। मतलब ताकि आपको पता पड़ सके कि आपका टाइम कहां जा रहा है। क्योंकि देखो, कहा भी गया है व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जब तक आपको यह नहीं पता पड़ेगा कि आपके 24 घंटों में से आपका समय जा कैसे रहा है, आप कितना काम प्रोडक्टिव चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम आप इधर उधर की चीजों में स्पेंड कर रहे हैं, भटक रहे हैं, तब तक आप खुद पे करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे। तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। आपको लगेगा पूरा दिन मैं बिजी हूं या कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था, और आपका दिन खत्म हो जाएगा, सीधी रात हो जाएगी। दिन खत्म नहीं होगा, वीक्स खत्म हो जाएंगे, मंथ्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने कभी असेस ही नहीं किया कि मेरा टाइम आखिरकार जा कहां रहा है। तो इसीलिए नंबर ऑफ आवर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक बन जाती है ये असेसमेंट करने के लिए कि एक्चुअल में जो चीज मैटर करती है उसको हम समय कितना दे रहे हैं, इनपुट कितना है। इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट की तो हम बात भी नहीं कर सकते। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसीलिए दोस्तों, नंबर ऑफ आवर्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि दिन के कितने घंटे हम किस चीज में स्पेंड कर रहे हैं। और इसके लिए लगेगा आपको प्लान, आपको प्लानिंग बनाना चाहिए। आपको अपना 7 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का प्लान बनाना चाहिए कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ वीक्स में आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करने वाले हैं, क्या आपके टारगेट्स होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको दिन में कितने घंटे घंटे पढ़ाई करनी है। सो द पॉइंट इज कि नंबर ऑफ आवर्स से आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि इनपुट सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं और खुद को भरोसा दिला रहे हैं कि यार मेरा तो पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। अरे भैया, इनपुट ही नहीं डालोगे एक तरफ से, आउटपुट कहां से आएगा? क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ आवर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो हमको ट्रैक करनी चाहिए और जिससे हम पता लग सकते हैं कि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कहां स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितना भी नंबर ऑफ आवर आप स्पेंड करें वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें। देखिए, डॉक्टर आपको बोलता है ना कि आपको 3 गोली सुबह दोपहर शाम खानी है और 3 दिन के लिए खानी है, लेकिन वही 9 की 9 गोली मैं आपको पहले ही दिन दे दूं और बोलूं कि बचे 2 दिन मत खाना, तो क्या सेम रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा यार। आप वो पचा भी नहीं पाओगे, आपको नुकसान कर जाएगी वो गोली। तो वैसे ही जब कोई लंबी दौड़ होती है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है रादर देन द नंबर ऑफ आवर्स। ये एकदम डॉक्टर वाला एग्जांपल समझ में आता है कि 18 घंटे एक दिन में पढ़ना अलग चीज है और 6-6 घंटे डेली पढ़ना दूसरी चीज है। तो जितना भी नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप देखेंगे आपके रिजल्ट, आपका एफर्ट्स, आपके मार्क्स इंप्रूव होते हुए चले जाएंगे। सो द पॉइंट इज, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं उनसे आप कंसिस्टेंट रहिए और कोशिश करिए कि वो कंसिस्टेंसी आपकी लंबे समय तक मेंटेन रहे। अब लेकिन आप बोलोगे कि सर अब अल्टीमेटली क्वेश्चन पे आइए और हमको बताइए कितने घंटे हमको पढ़ना है, नंबर्स के टर्म्स में बात करिए। देखिए, हमको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम मैराथन है यार, कोई 1 साल का एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने बस पढ़ लेना और हो जाएगा। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल आपको लगेंगे पहली बार भी इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि 1 साल तैयारी करोगे फिर 1 साल का एग्जाम का साइकिल है। तो 2 साल का ये मैराथन होने वाला है। जब 2 साल का मैराथन है तो नंबर ऑफ आवर स्टैटिक हो ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बता दूं कि यार ऐसा है कि आप इतने घंटे डेली पढ़ लेना हो जाएगा।
तो देखिए आपकी पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स क्या होंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पर हैं और आपका एग्जाम साइकिल क्या है। देखिए हमको पता है कि हमको आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है और आपको इंटरव्यू देना है। यस यस और नो। और कई बच्चे 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो होता यह है कि बच्चे जनरली ये करते हैं कि पेपर यार 1 साल बाद है तो बहुत कम पढ़ाई करेंगे। नंबर ऑफ आवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत कम होने वाला है, बहुत कम-कम घंटे पढ़ेंगे और एकदम पेपर आ जाएगा तो एकदम शूट मारेंगे, भैया अब तो मैं 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो जाएगा फिर वो थोड़ा मेहनत ज्यादा करते हैं और फिर अपना पीक करते हैं, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर कुछ नहीं पढ़ते हैं। जिनका नहीं होता है मेंस के लिए वो और भी नहीं पढ़ते हैं, वो और नीचे चले जाते हैं और टाइम खराब करते रहते हैं। ठीक है, फिर प्रीलिम्स आएगा अगली बार, फिर से पीक करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस साइकिल को ऐसे मत देखिए। आप सबसे पहले देखिए कि चाहे प्रीलिम्स आपका 1 साल बाद है, एक बेयर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आप जरूर पढ़ेंगे, इवन दो आपका प्रीलिम्स 1 साल बाद है। सिमिलरली अगर आपका मेंस नहीं हुआ है तो भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई एकदम ठप हो गई, अब 2 महीने गायब हो गए। अभी 1 महीने पहले तक लोग मेरे पास आ रहे थे और कह रहे थे सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, एथिक्स में बता दीजिए, ऐसे में बता दीजिए। और मेरा सिंपल सवाल उनसे था कि भाई दिसंबर में आप कहां थे? आपका रिजल्ट कितना पहले आ चुका है? प्रीलिम्स के समय आप मुझसे आ रहे हो और पूछ रहे हो एथिक्स और ऐसे में क्या करना चाहिए? सो द पॉइंट इज कि मेंस अगर नहीं होता कोई परेशानी होती है, क्योंकि मेंस के बाद रिजल्ट में भी 1-2 महीने का समय होता है। ये भी टाइम खराब करते हो आप, फिर 2 महीने आपने खराब कर दिए। यार 4-4 महीने खराब कर दोगे तो कैसे बात बनेगी? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब तक आप इस एग्जाम साइकिल में हैं, एक बेयर मिनिमम ऑफ पढ़ाई आपकी चलती रहनी चाहिए। आपकी पढ़ाई इतनी होती रहनी चाहिए, प्रीलिम्स में डेफिनेटली पीक करेगी और फिर एक बहुत अच्छा मैक्सिमा लेके आप चलेंगे मेंस तक, थोड़ा डेफिनेटली नीचे आएगी, लेकिन इतनी नीचे नहीं आएगी कि वो लगभग जीरो हो जाए, एकदम नाम मात्र की पढ़ाई आप कर रहे हैं। देयर शुड बी सम मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट यू शुड बी पुटिंग एवरी डे। अब ये घंटे क्या हो सकते हैं? 4 घंटे हो सकता है, 5 घंटे हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए पूरी एग्जाम साइकिल में, क्योंकि देखिए खेल यहीं बिगड़ता है। प्रीलिम्स के पहले खेल बिगड़ता है। देखो एग्जाम के समय तो हर कोई पढ़ेगा यार, हर कोई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा होगा, हर कोई यहाँ पे अपना समय बहुत ज्यादा दे रहा होगा। व्हाट मैटर्स इज कि एग्जाम से 1 साल पहले कितना पढ़ाई करी है। व्हाट मैटर्स इज अगर मेंस अच्छा नहीं हुआ है तो मेंस को इंप्रूव करने के लिए कितना टाइम आपने यहाँ पे दे दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स के समय अच्छे से करेंगे फिर मेंस आ जाएगा तो जो इंप्रूवमेंट का टाइम था मेंस का वो तो आपने खराब कर दिया, वहां तो आप पढ़े ही नहीं कभी भी। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप सालों दर साल अटेम्प्ट के इस भंवर में फंस जाएंगे क्योंकि आप इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का ख्याल रखना है कि बेयर मिनिमम ऑफ प्रिपरेशन आपको हर दिन करनी है। हर दिन मिनिमम 4 से 6 घंटे आपको पढ़ते रहना है और एग्जाम टाइम में अपना टाइम को पीक कराना है और उस समय इंटेंसिटी आपकी काफी ज्यादा होनी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप अपनी इंटेंसिटी पीक करें उस समय आप अपनी खुद की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली मेंटल और फिजिकल हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो एंजाइटी से आप एग्जाम में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी आपको आ रही है। तो योगा मेडिटेशन जो आपको उचित लगे आप जरूर करिएगा। देखिए ये जब मैं आपको बोलता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स इतना पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही घंटे पढ़ना है, क्योंकि देखिए पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट है ना, आपको चाहेंगे कि मैं मिनिमम टाइम में इसको क्लियर करूं, तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपको पूरे टाइम पढ़ना ही है। इसका पैरामीटर ये है कि बेयर मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने अटेम्प्ट के संग, अपनी तैयारी के संग। ये बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप मैक्सिमम टाइम पढ़ने को दीजिए, अपनी अच्छी नींद लीजिए 8 घंटे की, अपनी फिजिकल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खेला कूदी करिए, ठीक है, वो सब जरूर करो, लेकिन फिर बचा कुचा टाइम पढ़ाई में दे दीजिए। 6 घंटे 8 घंटे जो आपको कंसिस्टेंटली आप दे सकें दीजिए, मिनिमम 6 घंटे तो दीजिए, उतना तो मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइकिल बेसिकली ऐसे ऐसे चलने वाली है और हमको कोशिश करनी है कि बेयर मिनिमम आवर हम पूरे साल पढ़ें। आप पाएंगे कि ये जो कंसिस्टेंसी है बेयर मिनिमम आवर पढ़ने की, ये आपको बाकी एस्पिरेंट से काफी आगे ले जाके खड़ा कर देगी। तो आप इसको जरूर करिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ह्यूमनली प्रिपेयर करिएगा, टाइम फॉर ए ब्रेक। मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि जब मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं तो उस कंसिस्टेंसी में यह भी शामिल है कि आप 7 दिन में 8 दिन में 10 दिन में जो भी आपका साइकिल है उसमें एक ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप खुद को रिजुवनेट करें, अपने दोस्तों से बात करें, मस्ती करें, मूवी देखें, इधर उधर जाएं, बाहर के लोगों से मिलें, रूम में पड़े ना रहें। ऐसा नहीं सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब गड़बड़ आप मत करिएगा। आप बाहर के लोगों से मिले, अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को जीने का प्रयास करिए 2 दिन का ब्रेक लेके, क्योंकि इसी ब्रेक से आप रिजुवनेट होंगे। नहीं तो होगा क्या, लगातार जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाएगी, आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ, आप परेशान होने लग जाएंगे कि मैं पूरे दिन किताब खोल के बैठा हूं, मुझे याद नहीं हो रहा है। ये काम मत करिएगा, रोबोट नहीं बनना है। ठीक है, एक जो ब्रेक है आपका वीकली, ये 7 दिन 8 दिन 9 दिन जो भी आपका साइकिल बैठे एग्जाम का, आपकी तैयारी का, उसमें आपको ब्रेक जरूर लेना है। उस ब्रेक में एंजॉय करिए और खुद को रिजुवनेट करिए ताकि अगले जो साइकिल है उसमें बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें। ब्रेक लेना मत भूलिएगा और ब्रेक में कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि आप बचा कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से स्पेंड ही कर रहे हैं। तो ये ब्रेक आप डिजर्व करते हैं, इसको हक से आप लीजिए। प्रॉब्लम तब आ जाती है कि जब ब्रेक आप 5-6 दिन का लेते हो और पढ़ते 1-2 दिन हो, उससे परेशानी है। 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ने के बाद ब्रेक लेने से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ब्रेक लेना चाहिए। एंड सबसे खास बात,
खुद को जान लीजिए। देखिए कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत लंबे-लंबे समय तक अपना फोकस मेंटेन कर पाते हैं। वो कंटिन्यूअस 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे तक पढ़ सकते हैं। वहीं कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेचैनी होने लगती है। 45-50 मिनट बैठेंगे, फिर दिमाग में कुछ ख्याल आ जाएगा, गर्लफ्रेंड की बात आ जाएगी, मूवी की बात आ जाएगी, क्रिकेट की बात, आईपीएल, राजनीति, 50 चीज़ आ जाएँगी। तो आप खुद को जानिए, कोई शर्म नहीं है खुद को जानने में और पहचानने में, क्योंकि जब आप खुद को जान जाएँगे कि अब मेरा फोकस का स्पैन इतना है कि मैं 1-1 घंटे, तो आप टाइम टेबल भी 1-1 घंटे का बनाइए। खुद को 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का ब्रेक उसमें दीजिए, क्योंकि आप किताब लेके बैठे रहेंगे ढाई घंटे के उसमें शेड्यूल में और आप पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे। कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्या करिए, खुद को पहचानिए कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको देने हैं और किस-किस चंक में आपको पढ़ना है, 1 घंटे में, सवा घंटे में, और जो ब्रेक आप लें 1 घंटा, सवा घंटे के बीच में, उसमें कोई मोबाइल फ़ोन में मत लग जाना कि इंस्टाग्राम की रील देखने लग गए। वो 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का हो जाएगा। आप कोई भी इधर-उधर घूम के आ जाइए, खिड़की के पास खड़े हो जाइए, धूप में थोड़ा चले जाइए। द पॉइंट इज़ छोटे-छोटे ब्रेक लेके अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखिए। लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि कोशिश करिए कि आपकी जो क्वालिटी है आपके टाइम की, वो धीरे-धीरे बढ़ती रहे, और इसके लिए आप एक्टिव रिवीजन स्किल का सहारा लीजिए। जैसे पढ़ रहा हूँ और जैसे मैंने कुछ पढ़ लिया, तो उसको फिर खुद से पूछिए, फिर एक सेपरेट रफ कॉपी लीजिए, उसमें नोट डाउन करिए। खुद को बताइए कि मैंने पढ़ लिया है और मैं ऐसे-ऐसे इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिए। आप पाएँगे कि आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो रिवीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। पढ़ते-पढ़ते साइड के मार्जिन्स में एनोटेशन करिए। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसका 4 कीवर्ड क्या है, उसको साइड वाली जगह पे लिख दीजिए। इससे आपका ब्रेन एंगेज रहेगा और लंबे समय तक आपकी जो पढ़ाई होगी, वो प्रोडक्टिव रहेगी। तो ऐसे टेक्निक फाइंड करते रहिए, निमोनिक्स बनाना हो या विजुअल मैप बनाना हो या कॉपी पे कुछ पेन चलाने हो बार-बार, ताकि आपका ब्रेन एक्टिवली पढ़ाई करे। जितना भी पढ़ाई करोगे, क्वालिटेटिव करोगे, लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेंगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि नंबर ऑफ आवर्स को अल्टीमेटली बढ़ाते जाना है और नंबर ऑफ आवर्स की क्वालिटी भी बढ़ाती जानी है। अल्टीमेटली आप देखेंगे, आप पिनाकल पर पहुंच जाएंगे अपने इनपुट के, आपके जो एफर्ट हैं वो सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम कम से कम खुद से तो ऑनेस्ट रहें कि यार हम अपने इस मिशन में जो आए हैं उसमें उतना एफर्ट दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे जितना एक डिमांड करता है। ऐसा तो नहीं है कि हम खाली मुंगेरी हाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस सब बातों पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपकी तैयारी अब इस वीडियो के बाद और बेहतर होती हुई चली जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।